हेलो बच्चों, हम ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हम वीडियो बना रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हम जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन था पहले वीडियो में हम डाल चुके हैं। आप पहला वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बता रहा है, तो संतुलित करने वाला भी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करें इस वीडियो में। जितना भी ज्यादा नंबर वाला बड़ा बड़ा पूछा जाता है उसमें दीर्घ उत्तरीय वाला चेक करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है और उसमें ये चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि किताब आपको क्या बोल रहा है, आपका आंसर इसमें क्या बोल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम अपने से बताएंगे कि इसमें करना क्या है। जैसे कि इसमें बोल रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि देखिएगा कि समीकरण जो लिखा हुआ रहता है, एक एग्जांपल हम समीकरण का लेके देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, इस पे क्या है कि तीर के इधर वाला को अभिकारक बोलते हैं और तीर के इधर वाला को उत्पाद बोलते हैं। तो इधर वाला का परमाणु मतलब अभिकारक का परमाणु और उत्पाद का परमाणु बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और अगर नहीं होगा तो हम उसको बराबर करेंगे। संतुलित करने वाला में हम सिखा चुके हैं। और क्यों करते हैं? तो एक कारण है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और वो क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। इसी के कारण हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड यानी कि अभिकारक को, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद को हम लोग क्या करते हैं, परमाणुओं को बराबर करते हैं, यानी कि द्रव्यमान को बराबर करते हैं, जिस कारण से ये हम लोग संतुलित करते हैं। तो देखिए आंसर में क्या बोल रहा है, आंसर में आपको बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए का मतलब है अभिकारक का और उत्पाद का, मतलब तीर के लेफ्ट साइड वाला और तीर के राइट साइड वाला। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि फालतू क्वेश्चन हम कुछ नहीं करवाने वाले हैं। आप वीडियो को हमेशा देखिए, रिवीजन कीजिए और इसमें जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे बोलता कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे संचारण के बारे में और विकृत गंधिता के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे बात को समझिएगा कि संचारण बोलते हैं किसको। अगर आप नॉर्मली जनरली भाषा में अगर बात करें तो संचारण को बोल सकते हैं जंग लगना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बोल रहा है, संचारण को बोल रहा है जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। क्षरित का मतलब है जंग लगना, सड़ना, सड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उस पर क्या लगता है कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और वो ऑक्साइड का परत होता है। तो ये ऑक्साइड का परत कब लगता है, जब वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में, आर्द्रता या फिर अम्ल के संपर्क में जब कोई धातु आता है, धातु मतलब कि स्पेशली हम लोहा का बात करेंगे, तो वो क्या होता है, लोहा, उसके ऊपर ऑक्साइड का परत जम जाता है, जिस कारण से वो क्या होने लगता है, संचारित होने लगता है, जंग लगना स्टार्ट होता है। तो संचारण आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे एक एग्जांपल बोला है तो बोल रहा है कि जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना,
तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण का उदाहरण। ये सब जितना भी एग्जाम्पल है संक्षारण का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर हम मेरे से पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे आंसर बोला है तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उपचयन के फलस्वरूप उसके स्वाद और गंध विकृत हो जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। इसका मीनिंग क्या बोल रहा है कि जब कोई तेल युक्त पदार्थ या फिर वसायुक्त पदार्थ क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो तेल वाला चीज क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है? विकृत गंधिता। उसका स्वाद में भी चेंज होता है और गंध में भी चेंज आ जाता है, जिसके कारण उसी को बोला जाता है विकृत गंधिता। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? उदाहरण, खुला रखने पर समोसे का स्वाद और गंध बिगड़ जाता है। यहाँ पर समोसा का बात कर रहा है। आप चिप्स का थैली पे आप जानते हैं कि उसमें कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। उसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ उपचयन ना होने दे वो तेल वाला पदार्थ को, इसीलिए बहुत दिन तक के बाद भी हम उसको क्या खा सकते हैं ना। तेल वाला कोई भी सामान आप घर पे भी आप नोटिस करते होंगे कि आपकी मम्मी आपकी बहन जो भी खाना बनाती होगी कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, जिसके कारण से अगर हम उसको ऑक्सीजन को जुड़ने से मतलब उपचयन होने से अगर रोक सके कोई भी तरीके से तो वो खाना बहुत दिन तक रह पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लीजिएगा, मजाक में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे बोला ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी पहले मेरे बातों पे समझ लीजिएगा, उसके बाद क्या किताब बोलता है उस पर चर्चा करेंगे। तो ऊष्माक्षेपी बोलेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है अगर उसमें ऊष्मा निकल रहा है तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। और कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो रहा है मतलब उसमें ऊष्मा का जरूरत है तो ऊष्माशोषी बोलेगा। ऊष्माक्षेपी निकलेगा, ऊष्माशोषी जरूरत होगा। आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या बोल रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उत्पाद के साथ रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, अभिकारक, जब अभिकारक में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उत्पाद में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ साथ ऊष्मा निकलेगा। उसके साथ साथ क्या निकलेगा? हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए बोल रहा है कि मीथेन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, मीथेन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्या बनता है? ऊष्मा निकलता है। तो ये उदाहरण बोल रहा है और उदाहरण आपको हमेशा देना ही पड़ेगा। सबसे पहला डिफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल, और ये अगर संतुलित होगा तो ठीक, नहीं होगा तो इसको आपको संतुलित करना होगा। 1 से 2 एग्जाम्पल आप कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन पे दे दीजिएगा जो भी रिएक्शन आपके पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊष्माशोषी के बारे में बोल रहा है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो बोलता है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, क्या बोल रहा है कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात बोला, रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए अगर ऊष्मा का जरूरत है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी। उदाहरण के लिए बोला सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा। किसमें किसमें टूटेगा? सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर किसमें रहेगा? सॉलिड में, और क्लोरीन गैस में रहेगा। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ये ऊष्माशोषी का एग्जांपल दिया, उसमें ऊष्माक्षेपी का एग्जांपल था। दूसरा बात है कि सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल आप वियोजन अभिक्रिया मतलब कि अपघटन अभिक्रिया में आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत पहले भी बता चुके हैं, पुराना वीडियो भी आप देखिएगा तो उसमें भी पता चल जाएगा। क्या बोलता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? मतलब कि यहाँ पे बोला तेल वाला सामान या फिर वसा वाला सामान को हम लोग नाइट्रोजन से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मतलब नाइट्रोजन के संपर्क में रखते हैं तो वो तेल वाला सामान खराब क्यों नहीं होता है? ये तो आपसे बात बोला, क्यों करते हैं तो क्यों खराब नहीं होता है? तो मतलब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है
क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इससे उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। अब जैसे ही हम तेल वाला सामान को खुला छोड़ दे या फिर ऐसे ही छोड़ दे तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उपचयन कर लेता है, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसमें, वो उसको क्या कर लेता है, उपचयन कर लेता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण उसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो कर लेता है। इससे उसका स्वाद क्या होता है और गंध में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है। नाइट्रोजन एक ऐसा प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीजन जुड़ने से वो तेल वाला सामान को बचाता है, ऑक्सीजन जुड़ने से। अतः तेल एवं संयुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता नहीं होता, और जैसे ही उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करते हैं तो ऑक्सीजन उससे जुड़ता नहीं है, ऑक्सीडेशन होता नहीं है, मतलब कि ऑक्सीकरण होता नहीं है, जिस कारण से वो खाना खराब नहीं होता, विकृत गंधिता नहीं होता, उसका स्वाद बदलता नहीं है, गंध में परिवर्तन नहीं आता। इस तरह तेल तथा वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और जितना भी बता रहे बार बार हम हर क्वेश्चन में बोल रहे हैं और हर वीडियो में बोले कि जितना भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, और अगर कमेंट खुला हुआ है, एग्जाम में जब नहीं पूछेगा तो आप इस कमेंट में जो बोल सकते हो हम सुनने के लिए रेडी है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, अलग अलग भी पूछ देगा या उपचयन अपचयन मिला के पूछेगा, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ऑक्सीजन के योग मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, और ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी होना। तो ऑक्सीजन का योग तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। मतलब कि उपचयन और अपचयन के बारे में आपसे पूछ रहा है, उसका डिफिनेशन देना है और 2 एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए उपचयन किसको बोलते हैं, तो उपचयन जिसको ऑक्सीडेशन अंग्रेजी में बोलेंगे, और दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, इसका नाम क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब उपचयन अपचयन, दूसरा नाम ऑक्सीकरण अवकरण। आपको पता चल गया होगा, जितना बात बोल रहे हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उपचयन किसको बोलते हैं, मेरा बात समझिएगा, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, क्या बोले, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे उसको उपचयन बोलेंगे। और उसका उल्टा, इसमें क्या बोला गया, उसका उल्टा, हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे, जस्ट उसका उल्टा, उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाता है। तो आप इसको थोड़ा और ज्यादा भी लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का कमी को उपचयन कहते हैं या उपचयन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, उपचयन कहलाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल बोल रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो अब दोनों एग्जांपल देखिए, उपचयन का एग्जांपल था, दोनों में किसका एग्जांपल था, उपचयन का। अब देखिए अपचयन क्या बोल रहा है, हम क्या बोले, अपचयन में ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ह्रास का मतलब कमी होता है, तो इसे अपचयन कहते हैं। अपचयन माने रिडक्शन, बोले ना, ऑक्सीकरण अवकरण, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम अवकरण है ना। उदाहरण के लिए बोला, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो आप देखिएगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, एक ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, एक ऑक्सीजन हट गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। फिर इसमें देखिए कॉपर में ऑक्सीजन हट गया, कॉपर में ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और कॉपर को अलग कर दिया, क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, कमी हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, कमी हुआ। तो ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, क्या बोलेंगे, अपचयन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
खत्म हो गया, इस पे आपका खत्म हो गया जितना भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। फिर देखते हैं जो बचा हुआ क्वेश्चन था पिछले बार, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर क्या है। क्या बोले, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है, मतलब जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आपको याद होगा कि सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है ना। उसमें आपको बताया है कि सक्रियता श्रेणी क्या है। जैसे कॉपर क्लोराइड में कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक है, तो कॉपर कम अभिक्रियाशील है, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को कॉपर क्लोराइड से विस्थापित कर देगा और ये जिंक क्लोराइड बना देगा। तो देखिए जिंक क्लोराइड बनाया, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड था ना, तो जिंक क्या किया कि कॉपर को विस्थापित कर दिया। यही था आपका विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान से देखिएगा, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो ये सोडियम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को हटाया और क्या बनाया NaCl, और H जो हटाया वो O के साथ H2O बना दिया। देखिए एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन H2O। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो दोनों क्या किया, अपना आयनों का आदान प्रदान किया। NaCl के साथ लग गया और H इसके साथ लग गया, H2O बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। तो हम क्या बोले, विस्थापन में क्या बोले कि उसमें एक अभिकारक जो एक तत्व जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और कम अभिक्रियाशील वाला को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। दूसरा क्या बोले, द्विविस्थापन में क्या बोले कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसको द्विविस्थापन बोलते हैं। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी, इससे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा निकलता हो। आप ध्यान दीजिएगा, तो जब हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, तो वो जब हम लोग सांस छोड़ते, देखिए आप इस तरीके से करके देखिए, उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो मुंह से हम लोग सांस छोड़ते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कैसा होता है, गर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि वो ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम कौन सा गैस निकाल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा भी निकाल रहे हैं कि नहीं, गरम गरम लग रहा है कि नहीं, जिसके कारण से श्वसन को हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे आंसर क्या बोल रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जा सकता है। पहला, श्वसन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। पहला कारण ये बोले कि श्वसन क्रिया जब होता है, सांस जब भी लेते हैं हम लोग, अंदर बाहर जो भी होता है, अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। दूसरा क्या बोला, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। अभी जस्ट हम बोले कि जैसे ही करके देखिए आप, उसमें क्या होता है, गर्म हवा निकल रहा है। देखिए एग्जांपल बोल रहा है C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकालता है। यही ऊर्जा हम लोग को शरीर में काम देता है, और हीट भी बोल सकते हैं ना। तो ऊष्मा इससे निकल रहा है। क्या आपको ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। तो क्या होता है कि आपकी बहन, मम्मी, हम लोगों का जो भी चांदी का कड़ा वगैरह जो भी पहनते हैं, कुछ दिन तक अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो क्या होता है कि वो काली पड़ जाती है। फिर हम लोग सुनार की दुकान पे जाते हैं और उसको क्या करते हैं,
फिर से चमकाते हैं। तो ये काली क्यों पड़ जाती है? तो बता, जब धातुएं जब चारों ओर की वस्तुओं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। तो आपको बताए थे कि चांदी में जंग लगता है, तांबा में जंग लगता है, लोहा में जंग लगता है। चांदी में कैसा? काला कलर का, तांबा में हरा रंग का, और लोहा में लाल भूरा रंग का जंग लगता है। और ये कारण किसका है? संक्षारण, मतलब कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के, मतलब कि उपचयन के कारण होता है, ऑक्सीजन जुड़ने के कारण ऐसा होता है। बोलता चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है जो कि रंग में काला होता है। जो क्या होता है? रंग में काला होता है। बाबू आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जितना भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, उस क्वेश्चन बैंक में जाकर के सब क्वेश्चन को देखिए। बार बार बोल रहे हैं कि ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगले बार जो भी इससे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन बनेगा, आपको क्वेश्चन बैंक से हम क्या करेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर जो बचा कुचा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे कि फिर से एक वीडियो में बना के डाल देंगे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, अम्ल क्षार लवण पे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसमें क्या और बाकी रह गया है। उम्मीद करेंगे कि अगला चैप्टर जो भी बनेगा आप उस पर देखिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, तब जा करके हमको पता चलेगा कि आप देख रहे हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।